तो दोस्तों अब हमें नेक्स्ट करना है हिमनद। हिमनद मतलब जो ग्लेशियर्स वगैरह से जो निर्माण होता है, जो ग्लेशियर जो पिघल के या जो बहते हैं ना। ग्लेशियर ऐसा नहीं है कि एक जगह रुके रहते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते, वो भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ सेंटीमीटर, वो एक दिन में 1 सेंटीमीटर के आसपास चलते हैं, मतलब बहुत धीमी गति होती है। लेकिन ये भी अपर्दन करते हैं। अपर्दन बेसिक सी बात है, करते ही हैं। और ये इनसे स्थलाकृतियां भी बनती हैं बहुत सारी, तो हमें वो पढ़ना है। तो जो हिम बर्फ का रैखिक प्रवाह जो होता है वो घाटियों में जो रैखिक प्रवाह होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। जो महाद्वीपीय हिमनद होता है वो गिरिपद, मतलब हिमनद या गिरिपद एक ही होता है। हिमालय जो एक महाद्वीपीय होगा, एक पर्वतीय हिमनद। जो पर्वतीय है वो पर्वतीय ढालों पे बन जाएगा, और जो महाद्वीपीय हिमनद है वो बेहतर समतल क्षेत्र में बनते हैं। जैसे कि समतल क्षेत्र में जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती होगी तो वहाँ पे समतल वाले पड़ेंगे। तो समतल जैसे कि कहाँ बन सकते हैं, जैसे मंगोलिया का एरिया है, साइबेरिया है। साइबेरिया तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, रसिया का पार्ट। तो दो टाइप का, एक महाद्वीपीय हो गया, एक पर्वतीय हो गया। तो 2 टाइप हो गए, एक महाद्वीपीय, एक पर्वतीय। हिमनद किसे कहते हैं, उसका रैखिक प्रवाह, रैखिक प्रवाह। रैखिक प्रवाह जो होता है वो होता है क्या, हिमनद उसको हम कहते हैं। हिमनद का प्रवाह क्या है, प्रवाह हमने बताया ही है कि 1 सेंटीमीटर पर डे, 1 सेंटीमीटर के आसपास है। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये उसकी कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर तक भी चले जा सकता है। 1 सेंटीमीटर से लेके तुम 1 मीटर मान लो, तो एक से आता है। तो इसके बीच में ये है, तो इसका प्रवाह होता है, क्या होता रहता है। उसकी गति का कारण क्या होगा, बेसिक सी बात है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। तो इसका जो कारण है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं कि जो जैसे हिमालय से नदियाँ निकली हुई हैं, जैसे गंगा निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई हैं। जो अलकनंदा है, अलकनंदा जो है वो अलकापुरी हिमनद से निकली हुई है। जो वास्तविक रूप से भागीरथी का तो है ही जो सोर्स, वो गंगोत्री है, जिसको गंगा का माना ही जाता है। अलकनंदा और भागीरथी इन सब नदियों से मिलके बाद में गंगा बन जाती है। तो ये सब कहाँ से निकले, वहीं से तो निकले हुए हैं। तो यही बात है ग्लेशियर की। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो ये बहुत इजी है, ये तो इजी है ये। तो पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों में घाटियों में जो रैखिक प्रवाह होता है, रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। हिमनद महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद महा हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले होते हैं। पर्वतीय घाटी हिमनद वे हिमनद हैं जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद का प्रवाह बहुत धीमा होता है, और ये हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या कम से कम मतलब माने तो कुछ मीटर तक प्रवाह हो सकते हैं। और हिमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल के कारण गतिमान है। हमारे देश में अनेक हिमनद हैं, जैसे कि हिमालयी घाटियों में बहते हैं। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में हाई एरियाज में। तो कुछ स्थानों पर देखा जा सकता है, जैसे कि भागीरथी नदी है, मैंने डिस्कस किया ही है ये। जैसे भागीरथी नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर का अग्रभाग गोमुख है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। सिंपल सा है, जो देव प्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बन जाती है। सिंपल। और हिमनदों के प्रबल अपर्दन, अब हिमनदों का भाई प्रबल अपर्दन तो होगा ही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो करेंगे ही। अब मान लो अगर कि एक पूरा एरिया है, यहाँ पे मान लो ये पूरा एक पहाड़ टाइप का है, यहाँ पे बर्फ जमी है। अगर बर्फ जमी है और किसी पत्थर को या किसी मटेरियल को बर्फ पकड़ गई, तो वो जब वो पिघलेगी तब भी या उखड़ जाए तब भी वो पूरे इस पत्थर को या इस जगह को अपर्दित कर देगी, या उसको वो करेगी,
तो ए रीजन है इसका। तो इसीलिए इसका क्या प्रबल अपर्दन होता है हिमनदों से, और जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है, क्योंकि ये घर्षण करेगा, इसका भार भी ज्यादा है। और हिमनद द्वारा जो कर्षक चट्टानी पदार्थ हैं, जैसे कि बड़े गोलास में शैलखंड, उनके तल में ही इसके साथ घसीटते जाते हैं, तल के साथ। तो घाटी के किनारों पर अपघर्षण घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन होता है। असल में क्या है कि एक पूरी नदी है, जैसे साइबेरिया, मतलब अपने यहाँ मान लो ये पूरी नदी है, ये रिवर है, इसमें ये बर्फ जमी हुई है। तो इसमें ज्यादातर जो होगा ना, जो मैक्सिमम अपर्दन होगा वो यहाँ पे कहाँ, किनारों पे होगा। किनारों पे क्यों होगा कि किनारों से बर्फ है, ये किनारे टेढ़े मेढ़े हैं, एक सरफेस एक सीमेंट की तरह वो चिकनी दीवार नहीं बनी हुई है कि वो वहाँ काम करे। तो यहाँ वो एक दूसरे से चिपकेंगे तो ये यहाँ पे अपर्दन मैक्सिमम कर देंगे इन किनारों पे, मतलब कि तटों पे। जैसे होता नहीं, जब बाढ़ आती है तो तटों पे सबसे ज्यादा अपर्दन हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को वो खींच ले जाते हैं बाढ़ में। तो इसी टाइप से इसका भी रिलेशन समझ सकते हैं हम। तो हिमनद है, अपक्षर है, चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद में लगातार संचालित होने से हिमनद मालवा या मलबा हटाता होता है, मलबा हटता रहता है या होता है, विभाजक नीचे हो जाता है, और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है। कालांतर में निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धोत आउटबस्ट प्लेन रह जाता है, जो हिमनद के अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों के रूप से दर्शाता है, जिसका वर्णन भी अगले कुछ अनुच्छेदों में किया गया है। अब जो है अपर्दित, अब अपर्दित का ऐसा तो नहीं कि अलग से होंगी वो चीजें, अपर्दन का सिस्टम एक ही है कि हिमनद भी अपर्दन करेगा, जो रिवर बह रही हैं वो भी अपर्दन करती हैं। तो इसमें से कुछ मतलब सब मिक्स टाइप का होगा इसमें। जैसे कि सार्क है, सार्क एक हिमानी पर्वतीय भागों में, हिमनद मतलब ये पर्वतीय भागों में होता है सार्क वो क्या होगा, सार्क एक हॉर्न जैसा होता है, सींग की तरह। जैसे कि नंगा पर्वत देख सकते हो, या त्रिशूल पर्वत जो लंबे लंबे हैं नुकीले, उनको सार्क की तरह मान सकते हो। तो मतलब ऐसा होता है इसका। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे लगातार अपर्दन होता है ना, जब तो दोनों तरफ की दीवारें ढह जाती हैं इसमें। जब दीवारें ढह जाती हैं तो ये ढह जाएंगी, तो मतलब दीवारें जब दोनों तरफ की ढलेंगी तो एक नुकीला बन जाएगा, नुकीला सा रेतीला वो बन जाएगा। तो उसको हम क्या कह देंगे, हॉर्न या कहेंगे, या सार्क, मतलब सार्क वही कहेंगे, सार्क जैसा हो जाएगा। और फिर इसी से हॉर्न और गिरीशरंग या सिरिटेक कटक भी बनेंगे। तो जैसे हॉर्न या गिरीशरंग है तो ये भाई हॉर्न की तरह दिखने लगेगा। तो देखते हैं इसको हम। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों व सार्क अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सार्क हिमनद की घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सार्क घाटी को काटती है। सार्क गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं, जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी व अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भारी झील, मतलब अरे यार कंसंट्रेशन नहीं बनना गाइस, बनाना पड़ेगा। जो हिमनद के पिघलने पर जल से भरी जो झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती हैं, मतलब झीलें भी होंगी। और इन झीलों को सार्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। मसल में क्या होता है कि जो टूट जाते हैं ना एरिया, तो वहां पर कोई गड्ढा टाइप का बन जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा तो वो एक झील बन जाएगी। और यह दो या दो से अधिक सार्क सीढ़ी नुमा क्रम में दिखाई देते हैं। सीढ़ी नुमा तो उन्हीं को फिर कंघी नुमा हो जाते हैं वो। जैसे कि एक यहाँ पे पर्वत था, एक बड़ा सा, यहाँ से ये बर्फ थी, यहाँ से टूटा, और यहाँ से टूटा तो ये बन गया। अब यहाँ पे जो है ये एरिया ये गहरा है, मानो गहरा है, तो यहाँ पे जब बर्फ नहीं होगी, जब सीजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या एक लेक बन जाएगी। इसी को हम सार्क लेक कहेंगे। फिर इतनी सी बात है इसकी। जो हॉर्न और गिरीशरंग और सिरिटेक कटक, तो इसका सीधा सा है कि सार्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से
हॉर्न निर्मित होता है, ऐसा कि एक शार्क टाइप का है। तो अब जिसका जो एक यहाँ से ए रोड हो जाए, तो ये पूरा क्या एक सिंग टाइप का बन जाएगा, तो इसी को कह देंगे क्या, हॉर्न। तो अधिक विकीर्ण और हिमनद में अंतर पर शीर्ष में ये हो जाता है। इसको देखते हैं, यही इम्पोर्टेंट है इसका चित्र, पहले पढ़ना। तब तक अपरदन जारी रखें जब तक उनकी तल आपस में मिल नहीं जाते। एक तीव्र किनारे वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हॉर्न कहते हैं। लगातार अपरदन से शार्क दो तरह की दीवारें तंग हो जाती हैं और उनका आकार कंघी या आरी के समान हो जाता, अरेतों की तरह तो के रूप में हो जाता है, जिसे अरेत्स कहते हैं या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। मतलब फिर इनका जो आकार होता है ना, वो ऐसे होके एक पूरे इस टाइप का वो हो जाता है आकार, तो ये पूरे कंघी नुमा संरचना बन जाती है। ऊपरी भाग नुकीला, बाहरी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों का चढ़ना प्रायः असंभव होता है। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न, हाँ, जो कि शायद स्विट्जरलैंड में है मैटरहॉर्न, और भारत का त्रिशूल पर्वत है। तो ये मैटरहॉर्न हिमालय का जो है सबसे ऊंची एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो कि शीर्ष के पर अपरदन से निर्मित है। शीर्ष अपरदन से जो चोटी एवरेस्ट है भाई, हाँ, चोटियाँ मैक्सिमम क्यों बनेंगी, अपरदन होगा उस पर तभी। तो अब करेंगे हम हिमनद घाटी गर्त। इससे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं, इस डायग्राम को। अब देखो ये सुरंग, मतलब सुरंग क्या है, जो एक कंघी नुमा संरचना बन रही है ना, ये पूरा हो गया सुरंग आपका, या हॉर्न, इसको जो भी कहो, सुरंग, हॉर्न। ये हो गया कॉल, मतलब जो गहराई है, और यहाँ पे फिर सीजन में है, यहाँ झील में पानी भर जाएगा तो इसको तुम शार्क झील भी कह सकते हो। देखो ये है शार्क, शार्क मतलब जो ये है ना, ये पूरा एरिया जो ये है, ये बाउंड्री है, इसको कहेंगे। अब इसमें अगर अपरदन हो जाएगा तो यहाँ पे शीर्ष की तरह संरचना बन जाएगी। जब ये शीर्ष की तरह संरचना बन जाएगी तो फिर उसको क्या कहेंगे, हम हॉर्न कह देंगे। तो ये होता है, इसके साथ कंघी नुमा संरचना बन जाए तो उसको अरेत कह देंगे। फिर जैसे कि अरेते है, अरेते मान लिया जो एक कंघी नुमा संरचना है, तो ये अरेत है। इन्हें लंबी घाटियां हैं। अब ये घाटियां ऐसी बनती हैं कि यहाँ से लटकती हुई घाटियां रहती हैं, ये लटकती हुई घाटियां हैं, मतलब ये हैंगिंग वैलीज नाम से जाना जाता है इनको। और ये लटकी रहती हैं, बर्फ से भरी हुई, इनमें ये पूरा भरा रहता है। और फिर पानी जब सीजन आता है तो यहीं से पानी निकल के इसमें इन घाटियों में चला जाने लगता है। तो ये होती हैं, ये पार्श्विक हिमोड है, तो इसमें अपरदन करेगी, ये टूटता जाएगा और ये सब चीज़ें होंगी। और ये एक मेन फ्लो ये बना देंगे बाद में जाके, जो एक नदी का या रिवर का निर्माण कर देते हैं। तो इसका ए होता है। तो अब जैसे अब हिमनद घाटी और गर्त है, तो हिमनद घाटी मतलब कि वही होगी जैसे ये है, ये हिमनद की घाटी मान सकते हो, या है भी, ये घाटी है, हिमनद घाटी है। जैसे यू आकार की घाटी होती है, जैसे ये है दिख रही है ना यू की तरह, यू आकार टाइप की घाटी। तो ये यू आकार की घाटी होती है। इसके क्या तल चौड़े होते हैं, किनारे चिकने होते हैं और ढाल तीव्र होते हैं। जो समुद्री रेखा होती है, जो लटकती घाटियां पाई जाती हैं इन्हीं में, जो मैंने बताया नहीं कि जो ये है अभी, इसमें ये है एक, इसके क्या है, तल चौड़े हैं, इनकी जो किनारे हैं भी चिकने चिकने हैं और इन्हीं से लटक रही हैं। क्या तीव्र तो है ही, वो ढाल तो उसका तीव्र है ही। इसके साथ में जो हैंगिंग वैलीज होती हैं, लटकती घाटियां पाई जाती हैं, और जो समुद्री रेखा के तट के पास होती हैं, मतलब जो अगर ये समुद्र के तट के आसपास होंगे ना अगर ये, तो उनको यहाँ पे फ्योर्ड बन जाएंगे, ओशियन वाटर इनमें भर जाएगा। तो एक इसका भी एक साथ में जुड़ी हुई चीज होती है। तो हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं और ये आकार में अंग्रेजी के यू के आकार की जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े होते हैं, किनारे चिकने होते हैं और ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है, अब कोस होगा वो तो बिखरा ही रहेगा। तो हिमोड जो है मलबा दलदली रूप में दिखाई देता है। जो चट्टानी धरातल पर जो झील में उभरी होती है, अथवा ये झील घाटी में उपेक्षित हिमोड मलबे से बनती है। मुख्य घाटी एक तरफ या दो तरफ ऊंचाई में लटकती हुई होती हैं, जो हैंगिंग वैलीज हो, दोनों तरफ से होती हैं वो, एक तरफ भी हो सकती हैं, दोनों तरफ होती हैं सामान्यतः। तो लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी के खुलते हैं, विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से त्रिकोण के रूप में नजर आते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्त हैं जिसमें समुद्री जल भर जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड कहते हैं। तो ये बात है इसकी।
तो अब होंगे नेक्स्ट निक्षेपित स्थल रूप। तो निक्षेपित क्या डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन में जैसे वही आता है ना, इसमें बहुत चीजें बनेंगी, बीचेस बनेंगे, बीच बनेंगे, एस्कर बनेगा, आउटबस्ट फ्लड हो मतलब आउटबस्ट प्लेन बन जाएगा, ड्रीमलैंड्स हो गए, जैसे डेल्टा बनता है। तो ये सब चीजें डिपोजिशन से बनती हैं। तो कि जैसे निक्षेपित स्थल रूप है, अभी हिमानी का पढ़ रहे तो हिमानी का भी देख सकते हो, हिम पिघलने पर जो सरिताओं में जल के साथ निक्षेप हो जाते हैं, जो सरिताओं में जो जल आता है तो हिम पिघलता है, तो हिम पिघलेगा तो रिवर्स में पानी का फ्लो बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो उनके साथ में जो हिमानी के साथ पिघले होंगे तो उसमें कुछ रॉक के कंकड़ होंगे, तो रॉक भी आएंगे साथ में टुकड़े, तो उसे निक्षेपित होगा तो उनको क्या कहेंगे हम, इसे सब आउटबस्ट फ्लड टाइप का कहेंगे। तो ये आउटबस्ट कहेंगे, इसको फ्लड नहीं कहेंगे। फ्लड तो होता है बहुत बहुत ब्रॉडर चीज, तो हिमानी धोत या आउटबस्ट कहते हैं इसके लिए। तो जैसे हिमोड है, हिमोड आउटबस्ट टाइप का, तो हिमोड जो हिमनद टिल या जो सॉइल होती है गोलास में जिसको कहेंगे हिंदी में हम, तो इस किताब के लिए मतलब जो टिल है, सॉइल है कि जमाव की लंबी कटके हैं मतलब हिमोड एक है क्या, एक सॉइल और जो टिल होते हैं हिमनद के मतलब ये कंकड़ पत्थर मानो और सॉइल, इन सब का जो लंबी कटके होती हैं मतलब जमा होता है, उसी को हिमोड कहते हैं। हिमोड मतलब एक मलबा समझ लो, हिमोड वो है। तो एक होता है टर्मिनल मोरेंस, टर्मिनल मोरेंस होता है जिसको टर्मिनल मोरेंस मतलब अंतस्थ हिमोड, जो अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी हुई लंबी लंबी मतलब कटक होते हैं या कटकें होती हैं। एक हो गया एक टर्मिनल, एक होता है लिटोरिक। तो लिटोरिक जो मोरेंस होता है वो पार्श्विक हिमोड होता है, मतलब पार्श्विक पार्श्विक एक अंतस्थ एक पार्श्विक, तो हिमानी घाटी की दीवार के समांतर, इसी टाइप से इसको पढ़ते हैं। जो पिघलते हुए हिमनद के द्वारा, जब पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी और महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड या हिमनद गोलास्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेपों में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले और कम नुकीले आकार के होते हैं। इस चित्र को बाद में समझते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं। हिमनदों के तल किनारे छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती हैं। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस मलबे से बनी सरिताओं प्रभावित होकर निक्षेपित होते हैं और ऐसे हिमनदी जड़ोल निक्षेपी को हिमनद धोत मतलब हिमनद धोत आउटबस्ट कहते हैं। हिमनद निक्षेप के विपरीत हिमानी धोत आउटबस्ट डिपोजिट प्रायः स्थिरीकृत या वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अच्छेप में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं और हिमनद क्षेत्रों में मुख्यतः निक्षेपित स्थल रूप दर्शाए गए हैं। अब हिमोड, हिमोड क्या होता है, हिमोड एक टिल मतलब टिल और गोलास्मी मृतिका मतलब सॉइल का जमाव की लंबी कटके हैं। अंतर में एक टर्मिनल होता है, ये अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप के रूप में लंबी कटके बनाता है। एक लिटोरिक होता है मोरेन से हिमनद घाटी की दीवार के समांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोद अंतस्थ हिमोड से मिलकर बड़े मतलब घोड़े की नाल की तरह, ऐसा नाल अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण होता है। जो हिमनद घाटियों के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड पाए जाते हैं और इन हिमोडों की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होती है। पूर्णतः वो भी आंशिक रूप से, जो इस हिमोड को हिमनद के किनारे धकेलती है और कुछ हिमोड तेजी से पिघलने पर घाटी तल में हिमनद टेल के एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अव्यवस्थित एवं विभिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय तलछट ग्राउंड हिमोड कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड के साथ साथ हिमोड मिलते हैं और जिन्हें मध्यस्थ मिडिवल मीडियम मतलब मीडियम या मीडियल हिमोड कहते हैं। जो पार्श्विक हिमोड की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्य हिमोड या तलस्थल के अंतर को पहचानना कठिन होता है। असल में ना ये चैप्टर है बहुत ज़्यादा टफ टाइप का, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ टाइप का है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। अभी तो इसको 2-4 लेक्चर और लगेंगे क्या। अब है नेक्स्ट एस्कर। तो एस्कर का सीधा सा है, बहुत इजी है कि एस्कर बर्फ पिघलती है, जब आइस पिघलेगी इसके बाद वक्राकार कटक के रूप में मिलती है। जो बर्फ पिघलने के बाद जो वक्राकार आकृति बनती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। जो आउटबस्ट प्लेन होते हैं, दोनों समझ लेते हैं। आउटबस्ट प्लेन एक बजरी रेत या सॉइल है जो होती है ना जड़ोल पंख टाइप के, इन सभी को आउटबस्ट प्लेन कहते हैं। बजरी होगी, उसमें रेत होगी, सॉइल होगी और भी दुनिया भर की चीज़ें होगी।
तो वो आउटबर्स्ट प्लेन, जिस इन सब से मिलकर जो बना होगा उसी को कहेंगे एस्कर। जब ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने पर जल हिमनद के ऊपर हिमतल के ऊपर से प्रभावित होता है अथवा किनारों से सरिता या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रभावित होता है, तो यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रभावित होता है। ऐसी नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रभावित होता है। यह जल धारा अपने साथ बड़े गोलास्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहा लाती है, और जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा होता है। ये बर्फ पिघलने के बाद वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं, जो ये पिघल के जो भी है फलाना ठिकाना। जो आउटबर्स्ट प्लेन हिमनद गिरिपद में मैदानों अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जड़ोल निक्षेपों में, जैसे बजरी, रेत, चीका मिट्टी, मृतिका से विस्तृत समतल जड़ोल पंख हिमानी धोत मैदान निर्मित होते हैं। अब ड्रेमलिन्स, तो ड्रेमलिन्स का एक है कि ये रेत या बजरी के ढेर होते हैं, ड्यून टाइप के, हिमनद के प्रवाह के समांतर होते हैं। ये जहाँ हिमनद का प्रवाह होगा उसी के समांतर में ये होंगे, और ये क्या होंगे, ये रेत के टीले होंगे, जैसे 1 किलोमीटर लॉन्ग होते हैं कम से कम। देखो 1 किलोमीटर लॉन्ग भी 30 मीटर ऊंचे, 1 किलोमीटर लॉन्ग मतलब लंबे, मतलब रेगिस्तान की तरह रेत होती है, और 30 मीटर ऊंचे होते हैं इतना। और ये हिमनद सम्मुख भाग जो होता है प्रच्छ, मतलब इसमें जो टिल होती है इनकी, तो स्ट्रॉस, इनकी जो पूंछ होती है ना उसको स्ट्रॉस कहते हैं, जो तीव्र होती है। तो इसको देखते हैं हिमनद जो ड्रेमलिन्स हैं। ड्रेमलिन्स हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं, जिनमें रेत बजरी के ढेर होते हैं। ड्रेमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं, 1 किलोमीटर लंबे, 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रेमलिन्स का एक भाग सम्मुख भाग स्ट्रॉस कहलाता है, और पृच्छ भागों की अपेक्षा तीखा और तीव्र ढाल, मतलब उसका जो मुख वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉस कहते हैं। जो टेल वाला भाग होता है वो बहुत तीखा या तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रेमलिन्स का निर्माण हिमनद के दरारों भरी चट्टानों मलबों से भरे इसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग स्ट्रॉस भाग प्रभावित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रेमलिन्स हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। ये हो गया यहाँ तक खत्म। अब है तरंग व धाराएं। तो तरंग धाराएं अगली वीडियो में करते हैं।